गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप सब? आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के उन सभी प्रश्नों पर जो विशेष रूप से असिस्टेंट लोको पायलट में 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है आपके सीबीटी 2 के सेक्शन ए में, और इस वेटेज के माध्यम से ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो आइए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी छात्रों का, और आप प्रश्न को देखिए और इसको बनाने का प्रयास भी करिए। ठीक है, मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है और मैं यही चाहता हूँ एज ए टीचर कि मेरे जितने भी छात्र हैं वो इस बार 2024 में कोई भी साथी ना बचे, सबको नौकरी लग जाए और सारे बच्चों का, चाहे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे आपका असिस्टेंट लोको पायलट हो, ठीक है, उन सभी में उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आइए साहब जी। आइए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामलों में कार आपकी कैसी है? विरामावस्था में है। यानी सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, हमारे कार का जो प्रारंभिक वेग है वो देख लीजिए क्या है। प्रारंभिक वेग को हम लोग u से सूचित करते हैं। आपके कार का प्रारंभिक वेग u कितना है साहब? स्वाभाविक है, 0 है। क्या है दोस्तों? 0 है। अब कह रहा है 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामले में कार आपका विरामावस्था से समान त्वरण पर चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन आपका क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। तो यानी मेरा t1 जो है ये आपका 2 सेकंड, और मेरा t2 कितना है? 1 सेकंड। यानी आपका समय जो है वो पहले केस में है 2 सेकंड और दूसरे केस में कितना है जी? आपका 1 सेकंड है। आइए जरा हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ ए सबको पता है मेरी क्या है? एक्सलरेशन है। अब इसमें मैग्नीट्यूड आप पुट करिए, यू 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। फाइनली आपको क्या मिला? एस बराबर हाफ ए टी का स्क्वायर। बस यही आपके पास आ रहा है। हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ कितनी हो रही है? ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? एस समानुपाती किसके है? टी स्क्वायर का। क्यों साहब? क्योंकि इसने कह दिया है आपका एक्सेलरेशन कैसा है जी? कांस्टेंट है। जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एस किसके समानुपाती हो रही हैं? टाइम के स्क्वायर के हो रही हैं। ठीक है, किसके हो रही हैं? टाइम के स्क्वायर का समानुपाती हो रही हैं। अब इस रिलेशनशिप से बड़े मजे से आप लिख सकते हैं, यहाँ S1 बाय S2 इक्वल टू, मैं लिख दूं T1 बाय T2 का होल स्क्वायर। अब इसी बात को यहाँ मेंशन करिए, आपका T1 2 है और T2 1 है, 2 बाय 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स आप 4 बाय 1 लिखेंगे, यानी आपका S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 इक्वल टू 4 इंटू S2 हो जाएगा, यानी 4 गुनी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी पहले की अपेक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। देखा हमने क्या किया? S1 बाय S2 किया, दैट मस्ट बी इक्वल टू T1 बाय T2 का स्क्वायर। क्योंकि जब समानुपाती होता है तो 1 1 और 2 2 का ही रिलेशन चलता है, और फर्दर आप T1 की जगह पे 2 पुट कर देते हैं और T2 की जगह पे आप क्या रखते हैं? 1, और इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको मिला 4 बाय 1। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि जो आपका लंबा इंतजार था वो इसलिए खत्म हो रहा है। बहुत सारे छात्रों ने प्रयास किया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी के लिए, तो अनुशंसा हो चुकी हैं। वैकेंसी के बारे में निश्चित रूप से हिंदुस्तान ने क्लेरिफाई कर दिया है। साथ ही साथ साथियों, प्रक्रियाएं भी इस पर तेज चल रही हैं और आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आईटीआई के छात्रों की बहाली अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पूरी उम्मीद है जनवरी से फरवरी तक में वैकेंसी आ जाएगी। जनवरी से फरवरी तक में वैकेंसी आ जाएगी, तो आप लोग जी जान लगा करके पढ़ने पर ध्यान दे दीजिए। आइए अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है?
यानी कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। सपोज कर लीजिए यहां मैंने एक वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया, यहां पर मेरी एक रजिस्टर R1 है, ठीक है, और इस जगह पे फिर से दूसरी रजिस्टर मेरी R2 है, यहां हमारा लोड है साथियों, इस जगह पर क्या है, हमारा लोड है, ठीक है ना, क्या है, मेरा लोड है। अब करंट मेरी क्या पास कर रही हैं, आई सर्कुलेट कर रही हैं, इधर से करंट आई। अब ये जो रास्ता है ये बिल्कुल कैसा पाथ मिला आपके करंट को साहब, क्लोज्ड पाथ मिला, और क्लोज्ड पाथ मिलता है तभी मेरी करंट क्या होती हैं, सर्कुलेट करती हैं। इससे स्पष्ट है आपका कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जहां करंट को बंद पाथ मिलता हो और एक एनर्जी का सोर्स हो, उसे हम क्या कहेंगे साहब, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। क्या हो, एनर्जी सोर्स। तो आप जानते हैं एनर्जी सोर्स मेरी क्या होती हैं, ऐसी सोर्स जो सर्किट को एनर्जी प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं, उसे हम एनर्जी सोर्स कहते हैं। और हमारा जो एनर्जी सोर्स है वह दो तरह का होता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है साहब, एक डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स और दूसरा आपका इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपका जो इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है साथियों, उस पर हम लोग ध्यान दे दें तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। मेरा इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स को हम लोग इस तरह के गोलाकार सिंबल से दिखाते हैं, प्लस माइनस भी वोल्टेज सोर्स हो गया। फिर आइए यहां पर ऐसा सिंबल दिखा दिए, ये छोटा भी, ये आपका एसी का वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा किसका है, डीसी का है, इंडिपेंडेंट है। यही बात अगर करंट सोर्स के लिए हो तो आप इस तरह से दिखाइए आई, ये आपका डीसी का करंट है। यही बात करंट सोर्स के लिए हो, आई इन टी कर दीजिए, ये आपका एसी का है। तो हम जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोलाकार सिंबल किससे साथियों, राउंड शेप का जो स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, उससे हम इंडिपेंडेंट को सूचित करते हैं। और डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो आपका सर्किट के दूसरे पैरामीटर पर निर्भर करता है। डिपेंडेंट का सिंबल जब हम बनाएंगे तो डायमंड शेप का होगा, इस तरह का। तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा, हमारी इधर भी, इधर अल्फा आई है, इस तरह का सिंबल जब भी मिले तो समझ लीजिएगा आपका क्या है, डिपेंडेंट। तो कहने का स्पष्ट अर्थ है साहब कि आपकी चार तरह की डिपेंडेंट सोर्स होती हैं। एक होती हैं साहब जी, ध्यान रखिएगा, एक होती हैं आपकी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरी होती है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तीसरी होती है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और चौथी होती है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, VDVS, CDVS, VDCS, CDVS। ये आपकी चार तरह की हमारी होती हैं। आइए, नहीं आरके जी, ऐसा है 50% सीट अदर स्टेट के छात्रों को नहीं मिला है, 75% सीटों पर डोमिसाइल कैंडिडेट ही होंगे, यानी बिहार राज्य के अस्थाई निवासी जो हैं वह 75% आने वाली राज्य सरकार की बहालियों के लिए निश्चित रूप से आरक्षित रहेंगे। बचे 25% में अदर स्टेट के छात्र भी होंगे और हमारे अपने राज्य के यूआर कैटेगरी के छात्र भी होंगे। अगर किसी ओबीसी या दूसरी कैटेगरी के छात्रों का स्कोर यूआर के समकक्ष आता है तो वैसे बच्चों को इस 25% में एडिशनल मेरिट लिस्ट के आधार पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप सीधे तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि 75% सीटें हमारे लिए बची हैं, 25% अदर स्टेट वालों के लिए बची हैं। लेकिन उस 25 में 10, 12, 15% तो हमारे लोग भी रह ही जाएंगे। तो इसीलिए 50% का सिस्टम जो है वो बहुत उचित नहीं है। हाँ, डोमिसाइल लागू होने पर क्या होता कि हमारी 85% सीटें तो गारंटी के साथ हमारे राज्य के बच्चों के लिए ही आरक्षित होती। 15% सीटों पर हम भी फाइट करते और अदर स्टेट के छात्र भी फाइट करते। तो ये तो एक दूसरा मुद्दा है, इस पर कोई टिप्पणी करना वर्तमान में उचित नहीं है। वर्तमान में बस यही उचित है कि आप जी जान लगाकर मेहनत करिए। 75% का जो रिजर्व एसेसरीज है कि भाई इतना तो लेना ही है, उसके अंदर आप आ जाइए और एक सीट आप पा लीजिए, ठीक है। इस पर ध्यान फोकस मूल रूप से करना है। आइए, तो यहां से स्पष्ट हो गया क्लोज्ड एनर्गाइज सर्किट क्या होता है साहब।
क्लोज्ड इनर्गाइज सर्किट इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो जब हमारे करंट को कैसा पाथ मिलता है, एक बंद रास्ता मिलता है, और वह आपकी नेटवर्क क्या होती हैं, क्लोज्ड रहती हैं, उसमें एक एनर्जी सोर्स रहता है। तो याद रखिएगा, सर्किट होने के लिए जो प्राथमिक कंडीशन है वो क्या है, ए नेटवर्क इज कॉल्ड सर्किट, इट मस्ट बी मैंडेटरी डियर फ्रेंड, देयर शुड बी अ एनर्जी सोर्स एंड द पाथ मस्ट बी क्लोज्ड। कम से कम एक एनर्जी सोर्स वहां होना चाहिए और रास्ता निश्चित रूप से बंद होना चाहिए, करंट के पास करने की पूरी पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए। तो मेरा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 12 वोल्ट की बैटरी को 5 वाट के प्रतिरोध के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है, बैटरी से जाने वाली करंट निकालिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कह रहा 5 वाट नहीं यहाँ होगा, यहाँ पर क्या होगा साहब, ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। हमेशा याद रखिएगा, रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं, पावर को हम लोग वाट में मेजर करते हैं, वोल्टेज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को सब लोग जानते हैं, हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। अब यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ 5 ओम का रजिस्टर और ये आपका क्या है साथियों, 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब आपसे कह रहा है आई निकालने के लिए। ओम के नियम से आप सबको मालूम है ना, ओम्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, भी समानुपाती आई के होती हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करिएगा, इसको आप होमोजीनियस इक्वेशन में बदलिएगा प्रोपोर्शनलिटी को, तो आर एक कांस्टेंट के रूप में आएगा। क्या आएगा साहब, आर कांस्टेंट के रूप में आएगा। और ये हमारा प्रैक्टिकल यूज के लिए फॉर्मूला हमें मिल गया। अब आई बराबर हम क्या करें, वी बाय आर करें। तो मेरे पास बहुत आसान रास्ता है, वोल्टेज 12 दिया है और रेजिस्टेंस कितना है, 5 है। 12/5 को सिंप्लीफाई करिए, बताइए जल्दी कितना हो जाएगा। 12/5 हाउ मच विल बी द आंसर, 2.4 इज मस्ट बी द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 2.4 एम्पियर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डियर फ्रेंड। हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, बिल्कुल शिवशंकर जी, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप कितनी ज्यादा बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इंतजार कर रहे थे। आप काफी पुराने छात्र हैं और लंबे समय से आप इसकी प्रतीक्षा में हैं और आपको यह पाना है, मैं महसूस कर रहा हूं। और आपकी इसी जिज्ञासा और आपकी इसी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम लोग बहुत ही जल्द बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का टारगेट बैच, टेक प्लस नॉन टेक, सबके साथ कंबाइंड बैच हम आपके बीच जल्द ही लेकर आ रहे हैं। और यह बैच बहुत ही ज़्यादा, इसमें अनुभवी शिक्षकों का समावेश रहेगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप और आप जैसे हजारों छात्र इस बार सफल हो जाएं और अपने जीवन को बदल पाएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, ये सारे प्रश्न जो मैं डिस्कस करा रहा हूं, ये सब आपको असिस्टेंट लोको पायलट 2000 एएलपी 2019 की एग्जाम में एकदम पूछा जा चुका है। साहब जी, एक 100 ग्राम वजन का गेंद है, 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर है। क्या है साहब, आपका ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की हाइट है आपकी 70 मीटर और यहां पर 100 ग्राम का मेरा क्या है साहब, एक गेंद है रखा हुआ। आपसे कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। साथियों, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है mg इंटू एच। m का मान यहां पर 100 है, g मेरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन ने कहा है 10 रखना है, h मेरी 70 है। सिंप्लीफाई करके मुझे बता दीजिए कितना हो जाएगा। 70,000 कितना हो रहा है साहब, अच्छा ग्राम है ना साहब जी, तो ग्राम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निश्चित रूप से केजी में बदलना होगा। ग्राम है तो डायरेक्ट लेंगे तो बहुत ज्यादा, तो हम लोग 70,000 कर लीजिए, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया, बात तो बराबर है। यानी आपका क्या हो गया, 70,000 यहाँ आ गया और 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका किलो में बदल जाएगा। तो स्पष्टली हम इसे क्या कह सकते हैं,
निश्चित रूप से इसका मान कितना आ जाएगा 70 जूल। तो नाउ वी कैन राइट इट लाइक एज डियर फ्रेंड 100 को आप सीधा करिए ना 0.1 इंटू 10 इंटू 70 सारा समस्या सॉल्व, आपका 70 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 70 जूल आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि रिलेशनशिप जो हमारा होता है हम लोग हमेशा कैसे लेंगे केजी में लेंगे। जब भी इधर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट में ले रहे हैं, हाइट आप एसआई यूनिट में मीटर में ले रहे हैं, तो यह भी आपको कैसे लेना है एसआई यूनिट में ही लेना है। तो इसी कारण से हम लोगों ने ऐसा कर दिया। लास्ट में भी 1000 से डिवाइड करते तब भी होता, या यहाँ इसी को कन्वर्ट करके 0.1 कर दिया तब भी हमारा हो रहा है। ठीक है, आइए मृत्युंजय जी और आप जैसे सैकड़ों नहीं हजारों छात्रों को हम लोगों ने इसी चैनल पर 5-5 वीडियो बनाया है। हमने सेवरल टाइम टेलीग्राम पर सूचना दिया है, हमने सेवरल टाइम साहब कम्युनिटी में पोस्ट किया है कि जितने भी बच्चों का द प्लेटफॉर्म ऐप पर कोर्स का कुछ भी हिस्सा बचा रह गया है, वैसे सभी छात्रों को हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर कोर्सेस प्रदान कर रहे हैं। ऑफलाइन के सभी छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं। द प्लेटफॉर्म ऐप से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है और उस ऐप पर मेरी क्लासेस नहीं हो रही हैं और ना ही होंगी साथियों। और यह निर्णय मेरा नहीं, द प्लेटफॉर्म ऐप की मैनेजमेंट का निर्णय था, लेकिन छात्रों को परेशानी ना हो यह मेरा नैतिक कर्तव्य एक शिक्षक के नाते है। इसीलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपकी मदद कर रहा हूं। आप इसी चैनल पर सैकड़ों वीडियो, आपको मुझे लगता है 4 या 5 वीडियोस हमने बनाए, सभी छात्रों से हमने अपील किया। हो सकता है आप ध्यान नहीं दे पाए, तो मृत्युंजय जी और आप जैसे सैकड़ों हजारों छात्र जिनकी भी ऐसी समस्या रही है, जो भी द प्लेटफॉर्म ऐप की परेशानी से पीड़ित है, वैसे छात्रों को ये सामने से भी आपको नंबर जा रहा है, हमारा जो है साहब आपका नंबर कॉन्टैक्ट नंबर जा रहा है, उस नंबर पर आप कम्युनिकेट करिए और अपनी बातें वहां बताइए। हमारी जो टीम है वह आपसे संपर्क करेगी, आपको गाइड करेगी और आपकी परेशानी को हम दूर करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंतित होने नहीं देंगे। कल की क्लासेस में भी हमने मोबाइल नंबर बताया है, वहां भी अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियो को देखेंगे तो मैंने वहां भी मोबाइल नंबर बताया है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए साथियों, नॉमिनल जो है हमें लगता है जीएसटी की चार्जिंग शायद देनी पड़ेगी, बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेज आपको नहीं लगेंगे। जीएसटी का जो नॉमिनल फी है बस वही हमको लगता है लेगा, वो जानकारी आप कॉल करिए आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो आइए, ये प्रश्न तो हमारा बन गया साहब। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र अगर पूछा जाए तो क्या होगा आपका, निश्चित रूप से साथियों हाफ एम भी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम भी स्क्वायर हो गया साहब। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का कितना होता है, 1/6 होता है। यानी पृथ्वी पर आपका जी है हमारा, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से G/6। चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, G/6 हो जाएगा। अब 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा। W जो अर्थ पर है वो आपका 12 न्यूटन दिया है, आपसे पूछ रहा है W मून पर क्या होगा, तो जल्दी मुझे बता दीजिए। आप सब जानते हैं हमारी जो भार है वह m इंटू जी हुआ करती है, इसीलिए क्योंकि जी के बदलने से हमारे भार में निश्चित रूप से परिवर्तन साथियों आता है। और भार को हम लोग किस रूप में कंसीडर करते हैं, भार को हम लोग न्यूटन में व्यक्त करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है साहब, न्यूटन होता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां पर डब्ल्यू एम क्या हो जाएगा, हमारे अर्थ का भार अब बटा आपका 6 हो जाएगा। अर्थ का 12 है, 12/6 यानी कितना, 2 न्यूटन। तो आपने देखा हमारी भार क्या हो रही है, काफी कम हो जा रही है। हम हल्का महसूस करेंगे, क्या करेंगे साथियों, हल्का महसूस करेंगे। वजन की हमें बहुत ही कम एहसास होगी। ठीक है, क्या होगी, वजन का एहसास हमें कम होगा। आइए, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 50
2 वाट मीटर केल्विन प्रति मीटर केल्विन की उष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर है, लंबाई आपका 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सेल्सियस का तापांतर है, तो छड़ में होने वाले उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? मतलब कितनी उष्मा प्रवाहित होगी? ए स्टील रॉड विथ थर्मल कंडक्टिविटी 50.2 वाट प्रति मीटर केल्विन has an area of cross section 0.02 meter square and the length of 15 cm. If the temperature difference is there be 300 degrees Celsius, then we have to determine the rate of heat flow through the rod. हमें ये बताना है कि कितनी ज्यादा उष्मा की मात्रा आपके उस रड से प्रवाहित हो रही है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये तो न्यूमेरिकल है हमारा, और किसी भी न्यूमेरिकल को देखकर हमें घबराना नहीं है। हमें यहां पर देखिए क्या क्या दिया गया है। हमें उष्मा चालकता बता दी गई है, जिस उष्मा चालकता को सामान्यतः हम के से व्यक्त करते हैं, और के का मान आपका दे दिया है दोस्तों 50.2 वाट प्रति मीटर केल्विन। नो एनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट जो दूसरा डाटा है देखिए वो क्या दिया है, और फिर हम गौर करते हैं। हमारे पास स्टील का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया दे दिया जो कि 0.02 मीटर स्क्वायर है। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या इसने बता दिया, नेक्स्ट हमें इसने लेंथ बताया है साहब। एल आपकी कितनी है, लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसे आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे, तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा 0.15 मीटर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, आइए अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। लंबाई भी हमें मालूम है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी ये कितना दे दिया साथियों, 300 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। ठीक है, अब आइए उष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला क्या होता है। बस फॉर्मूला मालूम हो तुरंत हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर, इसका सूत्र होता है दोस्तों, इसे Q से सूचित करते हैं। Q इक्वल टू होता है K इंटू ए इंटू डेल्टा टी बटा आपका क्या होता है डी एक्स। क्या होता है, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स आप कह दीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों लेंगे तो हम यही लेना है डेल्टा एक्स। अगर यहाँ डी टी लेते तो डी एक्स लिखते। ठीक है, अब आइए दोस्तों, बहुत ही आसानी से मेरे पास सारा डाटा मालूम है। मेरे पास जो डाटा है उस हिसाब से ये डी एक्स दूरी को बताता है, तो आपका दूरी मालूम है। ये डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। ये है ही मेरे पास 50.2 गुना हमारा क्या हो गया 0.02 गुना हमारा क्या हो गया डेल्टा टी आपका 300, अब बाय हमारा क्या है साहब डेल्टा एक्स 0.15। इसको जरा सा सिंप्लीफाई करिए जल्दी से। हमारे ऑनलाइन लाइव सभी छात्र कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, हाउ मच वुड बी द मैग्नीट्यूड। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं साथियों, तो ये आपका कितना हो जाता है 2 किलो जूल प्रति सेकेंड। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द मैग्नीट्यूड 2 किलो जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सारे छात्र अपनी कॉपी पर इन फॉर्मूले को लिखेंगे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, इसमें फॉर्मूले आपके अलग अलग हमारे जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, अगर उसका फॉर्मूला आपको प्रॉपर तरीके से मालूम है तो निश्चित रूप से कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो डाटा पुटिंग होते हैं। अभी आपने देखा mgh मालूम है, फॉर्मूला सीधा रख दिया। अभी आपने देखा Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, फॉर्मूला हमें पता है, सीधा वैल्यू रख देंगे। अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं है या उस पर हम फोकस नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को हम छोड़ना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। बहुत अच्छा साहब जी, आप ध्यान रखिएगा, हमारा जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है उसके केस में अगर हम आए तो एक पहिया वाला ठेला जो है ये बिल्कुल नहीं है। क्या है साहब, एक पहिया वाला ठेला आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। अब यहां पर छोटी सी बात है जिसे हम सबको समझना है।
छोटी सी बात ऐसा है दोस्तों कि हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण की तरफ अगर जाते हैं तो आइए जरा मैं बता दूं आपको, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। वो ऐसा है दोस्तों, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है, आप समझ लीजिए कंसेप्ट को। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक ये क्या है विद्यार्थी? प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है वह हमारा होता है, कौन कौन होता है बताइए जरा, कोई आइडिया आप लोगों को? आप जी, मैं बता रहा हूं। ये सब आपकी क्या होती हैं? सरल मशीन होती हैं, सिंपल मशीन होती है। इन सभी के माध्यम से हमारा काम क्या होता है? आसान होता है। हम बड़ी आसानी से किसी काम को कर पाते हैं। इसके 3 मेन पिलर होते हैं। जब कभी भी आप उत्तोलक की बात करते हैं, उत्तोलक में सबसे पहले क्या होगा? यहाँ आपका लोड होगा, भार होगा, ठीक है, जिस पर कि आपको काम करना है। यहाँ बीच में आपका फल कर्म होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं, जिस पर टिका होगा, बधा होगा। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे? इफर्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? इफर्ट यानी कि बल लगाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। समझ गए? ये 3 आपका क्या होता है? 3 हमारे मेन मुख्य भाग होते हैं आपके लीवर के। किसके मुख्य भाग होते हैं? लीवर के हमारे मुख्य भाग होते हैं। समझ गए? अब देखिए प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसमें फलक्रम कहाँ रहता है? बीच में, और लोड और आयास दोनों तरफ। तो प्रथम श्रेणी का ये तस्वीर कंफर्म हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है साहब? आपकी कैंची। कैंची में आप देखते हैं बीच में आपका ज्वाइंट रहता है, यानी आपका फलकर्म रहता है। इधर आप लोड को काटते हैं, कपड़ा कागज काटते हैं। यहां आप क्या करते हैं साहब? बल लगाते हैं। तो हमारी कैंची इसका एग्जाम्पल हो जाएगी। आपका चापाकल जो है इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, चापाकल। फिर आपका क्या होगा साहब? निश्चित रूप से तराजू हो गया, नेल कटर हो गया, ठीक है, नेल कटर हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्रथम श्रेणी का, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर प्रथम श्रेणी में ये सब आ गया। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है विद्यार्थी जी? द्वितीय श्रेणी में आलंब और आयास के बीच में भार होता है। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है जी? हमारा आलंब, आलंब, यहां बीच में भार और इधर आपका आयास होता है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय में आलंब और आयास के बीच में भार होता है। द्वितीय का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? नींबू निचोड़ने वाली मशीन। द्वितीय क्या है? नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ध्यान रखेंगे। उसके बाद साहब नींबू निचोड़ने वाली मशीन में बीच में रखते हैं, दबाते हैं, उस साइड आपका फलकर्म होता है सबसे लास्ट में, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिएगा। तो फिर हम प्रेस किया, नींबू आपका निकल गया। उसके बाद साहब आपका खैनी काटने वाला मशीन, एक पहिया वाला जो ठेला है, ठीक है, यानी खैनी काटने वाला मशीन। साथियों, एक पहिए वाला ठेला, समझ गया ना? तो हमारा एक पहिए वाला ठेला कौन सा हो गया? ये द्वितीय श्रेणी का हो गया, सेकेंड क्लास का लीवर है, ये थर्ड क्लास का नहीं है। अब तृतीय में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें आपकी क्या होती हैं दोस्तों? पहला दो तो आपने देख लिया, भार आयास के बीच में आलम प्रथम में, आलम आयास के बीच में भार आपका द्वितीय में। अब क्या हो जाएगा? अब हमारे आलंब और आयास, आलंब और भार के बीच में क्या हो जाएगा? आयास हो जाएगा। आलंब और भार के बीच में क्या हो जाएगा? आयास। तो आलंब और भार के बीच जब आयास होती हैं तो ये आपकी क्या होती हैं? तृतीय श्रेणी की उत्तोलक होती हैं। तो तृतीय श्रेणी में आपका क्या हो गया? हमारा चिमटा। हम बल कहाँ लगाते हैं? बीच में। तो आपका जो चिमटा है रोटी सेकने वाला, वो इसी का एग्जाम्पल है। हॉकी स्टिक इसी का एग्जाम्पल है। स्टेपलर क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। तो आप 3 बातों को गांठ मान लीजिएगा। क्या है साहब? 3 बातों को गांठ मान लीजिएगा। प्रथम श्रेणी उत्तोलक आपका लोड और आयास के बीच में फलकर्म होता है। कैंची इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद साहब द्वितीय श्रेणी में आइए तो हमारा आलंब और आयास के बीच भार होता है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन, खैनी काटने वाली मशीन, एक पहिया का ठेला इसका एग्जाम्पल है। तृतीय श्रेणी में आलंब और भार के बीच क्या होता है? आयास। इसका एग्जाम्पल कौन है साहब?
चिमटा है, हॉकी स्टिक है और स्टेपलर है, बीच में हम लोग दबाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नोट कर लीजिएगा आप लोग जरूर, ठीक है। ये सारे प्रश्न असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में पूछे गए हैं। कह रहा किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके डैश को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। द डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस कैन बी डबल बाय हाफिंग इट्स डैश। यानी किस चीज को हम आधा करेंगे जो आइडियल गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएंगी। क्या ऐसा करना होगा? दोस्तों आप जानते हैं आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस का समीकरण आप जानते हैं क्या होता है? पीवी बराबर एन आर इंटू टी। सब लोगों को मालूम है पी आपकी प्रेशर है, भी आपकी क्या है, वॉल्यूम है, हमारा आर क्या है साहब, कांस्टेंट है, और टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। ये आप सबको मालूम है साथियों, टी आपकी क्या है, टेम्परेचर है। इतनी सारी डाटा आपके पास है। अब यहां से एन आपके मोल की संख्या है, एन बराबर हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, स्मॉल एम क्या है, गैस का द्रव्यमान। क्या है स्मॉल एम, गैस का द्रव्यमान। और आपका जो कैपिटल एम है वो है गैस का मोलर द्रव्यमान। क्या है यह, गैस का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो हमारी एन का मान आपको निकल गया, गैस का द्रव्यमान बटा गैस का मोलर द्रव्यमान। और यह एन हमारी होती क्या है, मोल की संख्या। क्या होती है दोस्तों, ये मोल की संख्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो ये तो इक्वेशन का स्टेटमेंट हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, क्या कर लिया साहब, इक्वेशन का स्टेटमेंट हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम यहां रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। हम ऐसे कर सकते हैं, आइए जरा देख लें। आपको हम एक अलग पेज पर ही इसको बता देते हैं तो आपको और भी सुविधा हो जाएगी। हमने यहाँ लिखा था पीवी बराबर, क्या लिखा था साहब, एन आर टी। एन के बदले में हम स्मॉल एम बाय कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो पीवी बराबर स्मॉल एम बाय कैपिटल एम आर इंटू टी कर दिए। चलेगा विद्यार्थी जी, आराम से चलेगा। अब हम इसी को क्या करते हैं, इस एम को ऊपर इस भी को नीचे, तो यहाँ कर दीजिए पी एम बराबर स्मॉल एम बाय वी इंटू आर टी। आराम से चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, स्मॉल एम बाय वी इंटू आर टी। अब आप क्या जानते हैं, एम बाय वी मेरा क्या होता है, पढ़े लिखे विद्वानों बताइए, एम बाय वी क्या होता है? एम बाय वी आपकी निश्चित रूप से हमारी रो, क्या होगी, ये आपकी रो हो जाएगी, जो कि यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में साहब आ रहा है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करिए तो आप पीएम बराबर रो आर टी लिखेंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा, पीएम बटा आर टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें जो रिलेशन देखना है वह यह देखना है कि हमारा रो क्या हो गया, मेरा जो रो है वह व्युत्क्रमानुपाती टी के हुआ कि नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ध्यान दीजिए, रो जो मेरी है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई, अब 1/t यानी t का व्युत्क्रमानुपाती हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अब जब t का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ρ1 बाय ρ2 बराबर t2 बाय t1। कोई कष्ट तो नहीं इसमें, मैंने कहा था जब समानुपाती होगा तो 1 1 और 2 2 रहेगा। यहाँ आपका व्युत्क्रमानुपाती हो रहा था इसलिए 1 2 इक्वल टू 2 1 हो गया। 1 2 इक्वल टू जब 2 1 हो गया तो अब क्वेश्चन पर लौट आइए। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि हमारी कब, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने आपसे कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि आदर्श गैस के घनत्व को उसके डैश को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। किस चीज को आधा करेंगे जो दोगुना होगा, तो दोगुना कह रहा है, दोगुना का मतलब ही है डबल टाइम। आइए जरा देख लेते हैं। अब हम रो2 को क्या करें, डबल कर दें। अब जो आपकी डेंसिटी है रो2 डबल कर दें तो अब आपकी सिचुएशन के हिसाब से रो2 बराबर 2 रो1 हो गया। अब यहां से आइए मैं लिखूं रो1 बाय 2 रो1 इक्वल टू t2 बाय t1, आराम से कर सकता हूं। अब आ जाइए, आपका रो1 कैंसिल हो गया, यहां से क्या मिला
2T2 बराबर T1 मिला। क्या मिला साहब? 2T2 बराबर T1 मिला। अब T1 का मान, अब यहां से T2 जो नया आपका है टेम्परेचर, T2 का मान अब आपका क्या हो गया? T1/2 हो गया। तो देख लिया, आधा आधा किसको किया है हमने? हमने टेम्परेचर को आधा किया। ये T क्या है मेरा दोस्तों? टेम्परेचर। तो आपको एक बात पता चल गई ना, अगर हम टेम्परेचर को आधा करते हैं, टेम्परेचर को आधा करते हैं, तो टेम्परेचर को आधा करते हैं तो हमारी डेंसिटी दोगुनी हो जाती है। क्या होती है? डेंसिटी दोगुनी होती है। क्या होती है साहब? हमारी डेंसिटी दोगुनी होती है। यदि तापमान को आधा करते हैं तो डेंसिटी दोगुनी होती है। ये प्रश्न यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आप सब लोग इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे और निश्चित रूप से आप इसे केयर भी करेंगे। चलिए, राइट आंसर इज विच वन इज द रेस्ट? कौन सा आपका सही उत्तर होगा साहब? बता दीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हमारा एक्सट्रीम हीट यानी टेम्परेचर। क्या हो गया? एक्सट्रीम हीट यानी टेम्परेचर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश होता है। साहब सपोज कर लीजिए हमने यहां पर किसका प्रयोग किया है? कॉपर का इस्तेमाल किया। ये मेरी कॉपर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है। हमारा लेंथ कंडक्टर का कितना है? एल है। इसकी प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जो सभी पदार्थ का अपना नैसर्गिक गुण होता है, क्या होता है साहब? इसका ऑन नेचर होता है। यह आपकी रो है और रो का ऐसा यूनिट आप सबको मालूम है ओम मीटर होता है। ठीक है ना? तो आप सब जानते हैं कि अलग अलग मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग। कॉपर का भी अलग है, एल्युमिनियम का अलग है, सिल्वर का अलग है। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होता है वो हमारा उतना क्या होता है दोस्तों? बहुत अच्छा चालक के रूप में स्वीकार किया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है, हमारी विशिष्ट प्रतिरोध बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है किन चीजों पर साथियों? ये बिल्कुल निर्भर नहीं करती हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, या एरिया ऑफ कंडक्टर पर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। ये सिर्फ प्रभावित किससे होती हैं? तो आपके टेम्परेचर से प्रभावित होती हैं। और दूसरी बात याद रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बढ़ने घटने से हमारे प्रतिरोध के मान में परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन प्रतिरोध के मान में परिवर्तन से हमारे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये बातें भी आप जरूर माइंड में सेट करना। विद्यार्थियों अब यहां पर आइए, मेरे प्रतिरोध का जो सूत्र होगा R इक्वल टू वो रो एल बाय क्या होता है? ए होता है। यहां से आप दो तीन बातें स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं। वो ये है कि हमारी रो सीधे समानुपाती किसके हैं? लेंथ ऑफ कंडक्टर के। कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रो आप रेजिस्टेंस हमारी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। यानी आपकी मोटाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगा, मोटाई घटेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसके बाद फिर आ जाइए साहब, आपका यहां से यह भी पता चल रहा है, यह नेचर ऑफ मटेरियल पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। किस पर करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड रहता है, जो कि सभी पदार्थ की अलग अलग है, रो से सूचित करते हैं। और चौथा जो डिपेंड करता है, ये निश्चित रूप से आपके टेम्परेचर पर करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं दुनिया का जितना भी कंडक्टर है, ऑल कंडक्टर्स मस्ट इन द नेचर ऑफ मेटल। आपकी प्रायः कंडक्टर क्या होती हैं? मेटालिक स्ट्रक्चर की होती है, मेटल होती हैं। और जनरली इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 होता है। एक्सेप्शन हर जगह है साथियों। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब एक्सेप्शन हर जगह है तो हमारी मेटल निश्चित रूप से क्या होगी? पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगी। मतलब तापमान बढ़ाने से हमारी रेजिस्टेंस के मान में भी वृद्धि होगी और तापमान घटाने से रेजिस्टेंस के मान में भी क्या होगी? कमी होगी। ये पीटीसी होगा। तो यहां से आप देख लीजिए क्या क्या रिलेशन मिल रहा है आपको। प्रतिरोध एक समान चालक का, यानी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, गलत बात है। क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, गलत बात है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सही है। लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, गलत है। आपने देखा लंबाई के समानुपाती होती हैं, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पर सीधे निर्भर कर रही हैं, तापमान के भी क्या है? सीधे निर्भर कर रही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
इट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये किसके समानुपाती है जी? एरिया ऑफ कंडक्टर के विद कर्मानुपाती है, समानुपाती लंबाई के है। कंसेप्ट क्लियर? आइए साहब, शिवशंकर जी, जैसे ही बैच लॉन्च होती है उसकी विधिवत सूचना जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको दी जाएगी, टेलीग्राम के माध्यम से भी दी जाएगी। आप तो काफ़ी पुराने छात्र हैं, इसलिए चिंता नहीं करिए। और हमारे कोर्सेज़ की फ़ी ऑलरेडी कम ही रहा करती हैं, आप सब तो जानते ही हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस लेकर के चिंतित ज़्यादा नहीं होना है। आइए एक छोटी-सी जानकारी देता हूँ मैं आपको। दोस्तों, आज मैं एक विशेष बात आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे मन में सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो ये परम आवश्यक हो जाता है कि तैयारी करने के साथ-साथ हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको नदी पार करना है, तो आपको ये ज़रूर एग्ज़ामिन करना है कि गहराई कितनी है। अगर गहराई मालूम नहीं हो और आप कूद गए, तैरना नहीं आता है, तो फिर आप डूब जाएँगे। तो इस कारण से हमें अपने आप को जज करना, यथार्थता को महसूस करना और अपनी क्वालिटी, अपनी कमियों को आत्मसात करना बड़ा आवश्यक होता है। अगर ये चीज़ें हम कर पाते हैं, तो ज़रूर हम सफल होते हैं। तो साथियों, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए लोको पायलट, विशेष रूप से असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करने वाले सभी छात्र के लिए हम सब नवीन कुमार सिंह एंड टीम के माध्यम से एक सेमिनार आयोजित हो रहा है। और ये हो रहा है आपको 17 जनवरी को साहब, बुधवार 17 जनवरी को सेमिनार आयोजित हो रहा है सुबह के 9 बजे। कहां पर साहब? ये बिल्कुल मुफ्त सेमिनार है, इसकी कोई चार्जेज नहीं है। आप सबका हम स्वागत करते हैं। हमारा जो सेंटर है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस, साईं मंदिर के निकट, मुसल्लभपुर हाट में साहब। मुसल्लभपुर हाट, किसान कोल्ड स्टोरेज, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर पर 17 तारीख को सुबह 9 बजे आप सेमिनार में भाग लें। असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कैसे करनी है, हमें फिजिकल को लेकर क्या करना है, आंख की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट्स को हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक को इग्नोर भी करें तो चल जाएगा। आपके हर एक तरह के सवालों को लेकर के हम ये सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। आप सब जरूर भाग लें और निश्चित सफलता के लिए हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज के कार्यक्रम को यहीं रोकना होगा। कल हम लोग इसके अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं।